गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात की थी। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, इसके बारे में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी और क्या बताया था कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, वो कोई बहुत अच्छी इन्वेंशन नहीं थी, बट स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको खोजा गया था, ठीक है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर को। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें कल हमने एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था कि कैपेसिटी ऑफ spherical capacitor is very low, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज वेरी लो। एक प्रॉब्लम और हुई थी इसमें। क्या प्रॉब्लम सुनो पहले। क्या है कि जैसे कि मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, हमने यहाँ पे चार्ज लेके आए, किसी भी तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर किया। अब ये जो चार्ज हमने स्टोर किया है ना, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी आई और वो एनर्जी इस तरीके से इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गई। अब इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तो स्टोर है, लेकिन एनर्जी रेडियस से लेकर और इनफाइनाइट तक फैली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनर्जी बाउंडेड फॉर्म में नहीं है, बंधी हुई नहीं है, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये कि कभी जब हमें एनर्जी जरूरत पड़ेगी ना, तो एक साथ ये एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। वही हम कहते हैं कि हमें एक साथ एनर्जी चाहिए, तो पहले एक साथ वो इकट्ठी तो एक जगह पे, तभी तो हम एक साथ एनर्जी ले सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसने एनर्जी तो इकट्ठी की है, लेकिन वो एनर्जी किसके बीच में है? इस सरफेस और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब फ्री स्पेस में वो फैली हुई है। अब फ्री स्पेस में कोई भी चार्ज पार्टिकल आ गया तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? यूज कर देगा। तो ये एनर्जी एकत्रित करता है और धीरे धीरे अपने आप ही एनर्जी को क्या करता रहता है? रिलीज करता रहता है। तो जब जरूरत पड़ती है ना अचानक से हमें एनर्जी की, जैसे फैन को चलाने के लिए हमें सडनली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो उस समय पर अचानक से एनर्जी को नहीं दे पाता है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई इसकी? द स्टोर्ड एनर्जी इज नॉट इन बाउंडेड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है? आपकी स्टोर्ड एनर्जी बंधी हुई फॉर्म में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आप मेहनत करते जा रहे हो, एक एग्जाम आ गई है ना, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और आपने सीखा तो बहुत कुछ, ठीक है, बट आपने उसको कॉपी में स्टोर नहीं किया। आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आपने उसको कॉपी में स्टोर नहीं किया, तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा? रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। आपके पास एक फिक्स कंटेंट रहेगा कि हमें ये पढ़ना है, उसको एग्जाम में अचानक से हमें आउटपुट फॉर्म में देना है, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो वही चीज है कि हमारे पास एनर्जी तो बहुत है, हमारे पास गेन मतलब आता तो बहुत कुछ हमें, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे क्या ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें सडनली सप्लाई देनी है ना। अब सडनली सप्लाई जो कुछ इकट्ठा है, जो भगवान भरोसे याद रह गया वो तो हम लिख देंगे, जो याद नहीं रहा वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो रिविजन जरूरी होता है। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि एनर्जी है, लेकिन इसको बाइंड अप होना बहुत जरूरी है। जब तक ये एनर्जी बंधी हुई नहीं होगी, तब तक ये अचानक से एनर्जी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को नहीं दे सकता। तो एनर्जी का बाउंडेड फॉर्म में होना बहुत जरूरी होता है, जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर के पास नहीं होता, ठीक है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर कौन सा है? ध्यान रखना, आइसोलेटेड है। कौन सा? ये आइसोलेटेड। स्फेरिकल कैपेसिटर भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो बाउंडेड फॉर्म का बनाएंगे इसको बाद में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक सिंगल स्फीयर है, उसने चार्ज कलेक्ट किया और उसकी वजह से जो एनर्जी आई उसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब प्रचलन में नाम इसका स्फेरिकल कैपेसिटर ही आ गया, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के नाम से चल रहा है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की दो प्रॉब्लम है, शुद्ध हिंदी में बोले तो एक तो इसकी कैपेसिटी धारिता कम है, और दूसरा ये एनर्जी को बांध के नहीं रखता। एनर्जी इकट्ठी तो करता है, लेकिन ये एनर्जी को बांध के नहीं रखता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी उपकरण को हमें एनर्जी देनी होती है उसको चलाने के लिए सडनली, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी नहीं दे पाता। इसकी एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाती है। वैसे कैसे वेस्ट हो जाती है? फ्री स्पेस में है, हमने इसको रख रखा है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मान लो एक चार्ज यहाँ पर आ गया, कहीं से घूमता घामता, भाई इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में तो पता है ना, एयर पार्टिकल्स भी रब होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ चार्ज क्रिएट होगा, और ये चार्ज क्या करेगा? इसकी एनर्जी को लूज कर देगा। ये चार्ज क्या करेगा? इसकी एनर्जी को लूज कर देगा, और धीरे धीरे इसका चार्ज क्या होता जाता है? खत्म होता जाता है। तो ये चार्ज क्रिएट करता है, लेकिन चार्ज
एक स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होने की वजह से, एक बाउंडेड फॉर्म में नहीं होने की वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं ले सकते, और यही कारण है इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। यही कारण है इसकी कैपेसिटी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, क्योंकि स्टोर तो बहुत करता है, स्टोर तो ये बहुत कर रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अचानक से इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना, आपसे कहा जैसे कि मैंने मान लिया कि कॉपी लाओ आपकी, आपने बनानी लगती होगी तो कॉपी लाओगे कहां से, आता सब कुछ है कुछ भी नहीं देने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि जिसके पास कॉपी अच्छी तरीके से बनी हुई है तो वो पूरा दिखा देगा कि सर देखो हमने ये पढ़ा, पूरा उनके पास प्रूफ रहेगा। तो सडनली हमें अचानक से जब ऊर्जा देने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो इस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंडेड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर की इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक नया और कैपेसिटर बनाया, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम है उसका, पैरेलल PARALLEL, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, समांतर पट संधारित्र। क्या बोलते हैं इसको हम, समांतर पट संधारित्र। तो इस संधारित्र में क्या किया गया, इस संधारित्र में इन दोनों कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। क्या, एक तो हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए किसी भी तरीके से, और दूसरा क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास ऊर्जा है ना वो बंधी हुई फॉर्म में आ जाए, बाउंडेड फॉर्म में आ जाए। अब बंधी हुई फॉर्म में एनर्जी आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो प्लेटों को जिस तरीके से मैं जमा रहा हूं ना उस तरीके से आपको जमाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने ये एक प्लेट ले ली, चालक प्लेट है, ध्यान रखना है कैसी प्लेट है, चालक प्लेट। ये मैंने एक प्लेट ले ली और इसी तरीके से मैंने एक प्लेट और ले ली। ठीक है, जैसे कि एक प्लेट ये ले ली और एक प्लेट ये ली, इनको मैंने एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखा। ये डिस्टेंस क्या है हमारी, स्मॉल डी हमने मान लिया। और ये जो दो प्लेट ली है इनका एरिया मैंने क्या रखा, एक जैसा रखा, एक समान रखा। ठीक है, तो दो समांतर प्लेट जिनका क्षेत्रफल एक जैसा है ना, उनको परस्पर एक दूसरे से डी दूरी पर रख दिया जाता है। और इस समांतर प्लेट की खास बात क्या है, ये दोनों समांतर प्लेट क्या हैं, चालक प्लेट हैं। कैसी प्लेट है ये दोनों, चालक प्लेट है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि इनको हम देते हैं आवेश। क्या देते हैं इनको हम, आवेश। मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया और इसको सपोज क्या दे दिया, माइनस क्यू आवेश दे दिया। अब आपको पता है चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इधर का आवेश तो इधर वितरित हो गया है ना, और इस प्लेट का आवेश इधर वितरित हो गया। अब ये प्लेट ऐसे रख दिया ना, एक ऐसे है और एक ऐसे, तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस क्यू आया तो प्लस क्यू इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। ऐसे यहाँ पे माइनस क्यू आया तो माइनस क्यू इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी अच्छी, मतलब इसमें चार्ज को एकत्रित करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो। तो उसके लिए हम एक असम्पशन मानते हैं जो लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि जो डी है ना, स्मॉल डी, वो बहुत 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 कम होना चाहिए इससे एरिया से। यदि हम ऐसा लेंगे ना तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज को हम देखेंगे बाद में, है ना। यदि हम ऐसा लेते हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हम देखेंगे अभी फॉर्मूले में आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चालक प्लेट चाहिए। दो चालक प्लेट में एक प्लेट को प्लस क्यू देते हैं, एक प्लेट को माइनस क्यू देते हैं। बात समझ में आई। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम रखते हैं। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसमें प्लस क्यू दिया कैसे जाए और इसमें माइनस क्यू दिया जाए कैसे। ऐसे नहीं कि हम मार्केट से चार्ज खरीद लाए और इनको दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनको चार्ज देने का तरीका क्या होता है कि ये आपकी एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझना बड़े ध्यान से, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। अब बैटरी का पॉजिटिव मैंने प्लेट 1 से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का नेगेटिव प्लेट 2 से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को चलाना। इलेक्ट्रॉन देना नहीं है इसका काम, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को चलाना। देखो ये चालक प्लेट है ना, तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। चालक प्लेट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। भाई चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिसके बात हम कोश में
है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रहे, मुक्त अवस्था में रहे, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हमने बैटरी लगाई ना, तो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते करते यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव बनता चला गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो ये क्या बनता चला गया, नेगेटिव बनता चला गया। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव आ गया और एक प्लेट पर नेगेटिव आ गया। सामान्यतः 99% केसों में जितना चार्ज यहाँ पे आता है उतना ही चार्ज यहाँ पे आता है। अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 है, परंतु प्रकृति क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे बन रहे हैं? ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, और इस संधारित्र को हमने क्या कर लिया, आवेशित कर लिया। अब जब हमने इस संधारित्र को आवेशित किया तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी आई है। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता, C = Q/V। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे V की जगह क्या काम मिलेंगे, डेल V काम मिलेंगे। वहां भी हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में भी डेल V ही काम में लिया था। ध्यान से देखो, हमने लिखा तो Q/V था, लिखा तो क्या था, Q/V, लेकिन हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल कहां तक है, P से और इनफाइनाइट तक का। तो एक पोटेंशियल को मैंने क्या मान लिया था, यहाँ पे 0 मान लिया, है ना। इस वजह से यहाँ पे केवल एक पोटेंशियल बचा था V वाला। हमने आपको बताया ना, एक सिंगल विभव, सिंगल बिंदु पर तो सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल संभव ही नहीं है। पोटेंशियल के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। विभव कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। यदि हमें विभव कैलकुलेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पर विभव को क्या मान लो, 0 मान लो, जो मैंने यहाँ करके दिखाया। तो यहाँ पे भी हमें डेल V मिलेगा। अब डेल V का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, Q = E.D होता है। भाई विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है ना, होता है ना। डेल V बराबर कितना हो गया, E.D। ठीक है, अब बात आई कि E कितना है, तो E देखो कितना है। तो देखो ये पहली प्लेट है, चालक प्लेट, तो चैप्टर नंबर 2 पे जाओ। चैप्टर नंबर 2 से E कितना हुआ है यहाँ पर, भाई 2 प्लेट के बीच में निकालना ना हमें, तो यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा, σ/2ε0। एक सिंगल प्लेट की वजह से E कितना होता है, σ/2ε0। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी वजह से भी कितना हुआ, इधर की तरफ ये हुआ σ/2ε0। तो दोनों के बीच में जो E हुआ वो कितना हुआ, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, σ/ε0 आएगा हमारा E। वैसे भी हम जानते हैं चालक प्लेट की वजह से जो E आता है वो कितना होता है, σ/ε0 होता है। E की वैल्यू हो गई σ/ε0, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आपका Q/A। सिग्मा क्या होता है आपका, Q/A, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या लिखते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो E का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, Q/A ε0, यही आ गया। और D तो D है ही है, तो हमने क्या करा, C कैलकुलेट करने के लिए Q की जगह पे Q रख दिया, और यहाँ क्या रख दिया, A ε0। भाई सॉरी Q की जगह पे Q रख दिया, और E की वैल्यू क्या रख दिया हमने, Q/A ε0, और D की जगह पे D रख दिया। तो क्या देखने को मिला, यहाँ से Q से तो Q कट गया, और C का फॉर्मूला क्या आ गया, A ε0/D। तो ये समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जो हमें वापस से बता रहा है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, संधारित्र की धारिता है, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो माध्यम पे डिपेंड करती है, और एक डायमेंशन पे डिपेंड करती है, मतलब उसका शेप और साइज पे डिपेंड करती है। समझना ये बात, संधारित्र की धारिता वापस से दो ही चीजों पर डिपेंड कर रही है, किस पर, एक तो माध्यम पर और एक उसके आकार व आकृति पर, जो कल की बात को प्रूव करती है। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि संधारित्र की धारिता केवल माध्यम पर और पदार्थ के आकार व आकृति पर निर्भर करती है। इस चीज को हमने यहाँ पर वापस प्रूव किया कि भाई C है ना, वो Q/D पे डिपेंड नहीं करता है। C किस चीज पर डिपेंड करता है, C डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आ गई।
तो ये होगा समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। इसका मात्रक तो आपको पता है, ये हमेशा क्या होगा, इसका मात्रक फैराड ही होगा, फिक्स है। कैपेसिटेंस जहां आ गया उसका मात्रक क्या बन जाएगा, धारिता का मात्रक क्या होता है, हमेशा फैराड होता है। यहां तक की बात एकदम क्लियर। तो ये समांतर पट संधारित्र में एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, एक तो हमें एनर्जी बाउंडेड फॉर्म में मिल गई। बाउंडेड फॉर्म में कैसे, अब जो एनर्जी होगी वो इसके बीच में ही तो आएगी पूरी की पूरी, है ना। तो हमें जब जरूरत पड़ेगी अचानक से हम किसी को भी ये दे सकते हैं एनर्जी। एनर्जी बाउंडेड फॉर्म में हो गई, है ना। अब एनर्जी बाउंडेड फॉर्म में हुई तो हमें क्या देखने को मिला, इसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्षमता इसकी बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, है ना। अब क्षमता को हम और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या देखेंगे, सी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा होगा प्लेट का उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही अच्छा कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक असम्पशन हमने माना था कि डी का मान बहुत बहुत कम होना चाहिए, किससे, ए। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर करता है कि डी का मान कम होगा तो सी बढ़ेगा, ए का मान बढ़ेगा तो भी सी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समांतर पट संधारित्र के लिए हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। वापस सुनो क्या किया, दो प्लेट ली, आराम से सुनो, एक प्लेट दो प्लेट, है ना। बैटरी लगा दी बीच में, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ये प्लस क्यों हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं बैटरी के हेल्प से, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। 99% जितना चार्ज इस पे है उतना चार्ज इस पे है, जितना चार्ज इस पे है इतना चार्ज इस पे। आपसे पूछ लिया जाए, सुनो, कि कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आपसे पूछ लिया जाएगा कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो ध्यान रखना आपको आंसर 0 नहीं देना। नेट चार्ज 0 है वो हमें पता है, लेकिन वो चार्ज पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है इसमें स्टोर्ड एनर्जी के लिए कितना चार्ज हमने इकट्ठा कर रखा है। तो ध्यान रखो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है ना वो हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्लस क्यू की जो वैल्यू आती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने +5 यहाँ दे दिया, -5 यहाँ दे दिया, आपसे पूछा कैपेसिटर पे चार्ज कितना है तो आप कहोगे 5। माइक्रो कूलम दिया तो माइक्रो कूलम, कूलम दिया तो कूलम, समझ में आ रही है बात। जैसे मैंने कह दिया कि भाई इस कैपेसिटर की प्लेट पर हमने 10 कूलम का चार्ज दिया, और इस पे कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, -10 कूलम का आ जाएगा। इस पे 10 कूलम दिया तो इस पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, -10 कूलम का आ जाएगा। आपसे पूछे हुए बताओ कि इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, आपको 0 नहीं बताना है, 0 है, नेट चार्ज 0 को समझ में आ रहा है, लेकिन उससे कोई प्रोसेस नहीं हो रही ना, हमें तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो उसके बारे में बात करनी है। वो कितना हुआ है, 10 कूलम, कितना हुआ है 10 कूलम। तो हम बोलेंगे इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, 10 कूलम। 99% केस में ये +10 है तो ये -10 होगा। 1% केस ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ इन दोनों पर चार्ज डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ठीक है। वो सर्किट प्रोसेस की वजह से होता है, उसमें जब रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना तो यहाँ से तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, उस टाइम पर ये चार्ज डिफरेंट हो सकता है। उसको कैसे प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी आप इस चीज को समझ लो कि समांतर पट संधारित्र में दो प्लेट लगाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम रखते हैं, ठीक है। और सी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए Q/del करते हैं। del V मतलब E into D होता है, ये चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। E चालक प्लेट के लिए E होता है σ/ε0, सीधा सीधा बोल सकते हैं चालक प्लेट के लिए E कितना होता है, σ/ε0। चालक प्लेट के लिए E कितना होता है, σ/ε0। तो हम σ/ε0 क्या रख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, Q/A। Q ने Q को काट दिया, ये A/ε0 कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो C बराबर कितना हो गया, A/ε0/D हो गया। C बराबर कितना हो गया, A/ε0/D, जो ये बताता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज नॉट डिपेंड्स ऑन Q and del V, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर एंड द मीडियम इन कैपेसिटर, ठीक है। मीडियम इन कैपेसिटर मतलब क्या हो, इसके बीच में मैंने क्या होगा, ठीक है। यदि मान लो इस मीडियम को मैं चेंज कर दूं तो मीडियम में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A/m/D आ जाएगा। क्या आपको ये सारी कहानी क्लियर हुई, अच्छे समझ में आ गया। अब हम बार बार में बोल रहे हैं कि भाई ये जो संधारित्र है वो ऊर्जा एकत्रित करता है, बार बार में एक ही चीज तो बोल रहे हैं हम, ये संधारित्र है कि ऊर्जा एकत्रित कर रहा है, ये संधारित्र है तो ऊर्जा एकत्रित कर रहा है। अब बात आती है कि संधारित्र ऊर्जा एकत्रित कर रहा है, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें, हमें क्या पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है कि इसमें कितना
एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला राइट करते हैं, वो है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। अब कोई सा भी कैपेसिटर जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम कॉमन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कैपेसिटर कोई सा भी हम कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। माना कि हमने ये स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, पैरेलल भी ले सकते थे, स्फेरिकल से आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि स्फेयर आपने पढ़ा हुआ है, तो इससे समझ लो, है ना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, मतलब एक स्फेयर लिया और इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, ठीक है। चलो इसकी और प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझो। हमने एक स्फेयर लिया, स्टार्टिंग में क्या लिया, स्फेयर। अब खाली स्फेयर तो कैपेसिटर नहीं है ना, जब तक उसे चार्ज नहीं देंगे तो चार्ज फ्लो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो मैं इसमें कुछ प्रोसेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सपोज स्टार्टिंग में t = 0 पर इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, सही बात है। t = 0 पर इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल भी 0 है ना। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस 0 होगा या 5 होगा या कुछ और भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो q और v पे तो डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स क्वांटिटी है जो इसकी डायमेंशन पे इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक दिया गया है ना। तो मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिक्स रहेगा, इसका सपोज मैंने क्या मान लिया, c है। क्लियर नहीं, एकदम बात वापस सुनो। t = 0 पे चार्ज नहीं है, समझ में आता है, पोटेंशियल नहीं है, समझ में आता है, बट ऐसा नहीं है कि इसका कैपेसिटेंस भी नहीं है। अरे इसका कैपेसिटेंस तो बना था ना, तभी इसके अंदर आ गया, इसका कैपेसिटेंस जो इसको बनाया गया था ना, तभी इसके अंदर आ गया, और वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मानो उसके बाद t = स्मॉल t, कुछ टाइम के बाद मैंने क्या देखा कि इसके अंदर कोई चार्ज आ गया, ठीक, और इसका जो पोटेंशियल है ना वो कितना हो गया, v हो गया। तो इसका कैपेसिटेंस अभी भी कितना है, c है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मान लो कंप्लीट टाइम t के बाद लास्ट टाइम पे इसमें q चार्ज स्टार्ट हो गया, q चार्ज स्टार्टअप हो गया, मतलब बंद हो गया, इसके अंदर q चार्ज आ गया इसके अंदर, और इसका पोटेंशियल v कितना हो गया, v हो गया। तो अभी कैपेसिटेंस कितना है इसका, c का। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हमें पूछना क्या है, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। तो स्टोर्ड एनर्जी निकालने का फॉर्मूला फिक्स है, स्टोर्ड एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। यदि हम ये पता लगा लें कि इसके अंदर कितना वर्क डन हमने किया है अनंत चार्ज को लाने में, तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा ही तो है, स्टोर्ड एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें पता है, डेल U बराबर W एक्सटर्नल, ठीक है, बराबर Q V इंटू Q होता है, यही होता है ना। यदि मान लो हम छोटे छोटे चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dW एक्सटर्नल बराबर V डॉट dQ, है ना। मान लो हमें लास्ट में फाइनल चार्ज निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dW एक्सटर्नल बराबर V डॉट dQ, कहां से कहां तक, 0 से स्टार्ट करा और Q तक हमने भरा इसमें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, W एक्सटर्नल बराबर V की वैल्यू कितनी आएगी, V की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। हमें पता है कि C बराबर कितना होता है, Q/V होता है ना। मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा इसमें C बराबर कितना हो जाएगा, Q/V। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C। भाई मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, ये पॉइंट बीच का पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि हम इसको भरना स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल तो हमारा यही है ना, ये तो स्टार्टिंग का फिक्स पॉइंट हो गया, ये लास्ट का फिक्स पॉइंट हो गया, इसे वेरी कौन कर रहा है, ये स्मॉल v तो कर रहा है। तो v की जगह मैंने क्या लिखते हैं यहाँ पे, Q/C डॉट dQ फ्रॉम 0 to Q। अब इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए हमें, तो इसके इंटीग्रेशन में हम क्या कह रहे हैं कि 1/C तो कौन बने, और Q dQ का कितना होगा, Q² by 2 होगा,
और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 0 से q तक। तो इसका फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, q²/2। तो ये आपका क्या है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो कितनी होती है, q²/2c होती है। कितनी होती है एनर्जी स्टोर, q²/2c होती है। वापस समझाऊं, वापस समझो देखो क्या किया मैंने। एक स्क्वायर लिया, स्टार्टिंग में 0 है इसके चार्ज, कोई चार्ज नहीं, तो इसका पोटेंशियल भी 0 ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में q बराबर 0 है, पोटेंशियल बराबर भी 0। लेकिन सर कैपेसिटेंस तो फिक्स है ना। अब मैंने क्या करा, t बराबर t कर दिया, तो q कुछ आया इसके अंदर, इसका कुछ पोटेंशियल भी बना, लेकिन c तो अपनी फिक्स है ना इसका। और लास्ट में मैंने क्या देखा कि q तो q हो गया और पोटेंशियल भी हो गया और c हो गया इसका फिक्स। तो हमें डेल u का फॉर्मूला चाहिए। डेल u स्थितिज ऊर्जा है, स्टोर्ड एनर्जी है, इसका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल V डॉट Q। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको एक साथ तो लेके नहीं आ रहे ना पूरे चार्ज को, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो हमने अपने फॉर्मूले को डिफरेंशिएशन या स्मॉल एलिमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से, और इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया कि हमने 0 चार्ज से लाना स्टार्ट करा और Q तक लेके आए। तो V बीच में वेरी कर रहा था, तो हमने कह दिया Q/C है, dQ है। अब C तो कांस्टेंट है ना, तो C को तो मैंने निकाल लिया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन करा तो क्या है, q²/2। लिमिट लगा दी, लिमिट लगा कर हमने देखा कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी निकल गया, यहाँ पर q²/2c निकल गया। कितनी निकल के आई, q²/2c। अब देखो इसके और भी कई फॉर्म होते हैं। डेल u बराबर q²/2c, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो इस q को अपन को पता है, देखो c बराबर कितना होता है, q/d होता है ना, जानते हैं ना। तो q को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, q बराबर cv लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, c² v²/2c लिख सकते हैं ना, c से c काट सकते हैं ना। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ cv²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है। जब आपको q और c दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, जब आपको c और b दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला सेम है, बस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और बन सकता है इसका, क्या मैं q/c को b लिख सकता हूं क्या, q/c को मैं b लिख सकता हूं क्या। ठीक है, तो डेल u में क्या मैं इसको लिख सकता हूं, हाफ की जगह तो हाफ q और q/c, मतलब इसको मैं b लिख सकता हूं ना। इसका एक फॉर्मूला और बन गया, क्या, हाफ q इंटू b। यदि आपको चार्ज और पोटेंशियल दे रखा है तो इस फॉर्मूले को काम में ले। कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आपका स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में काम आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कैसी क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, q और c गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, c और b गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, q और b गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और चाहो तो आप कैपेसिटेंस का यूज करके आप इसमें भी उसकी वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटर ये कि आप तीनों फॉर्मूलों को लर्न कर लो। स्टोर्ड एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये किसी भी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी निकालने का जर्नल फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्यों बोला मैंने, इसको भी देख लो। मैंने कहा कि डेल यू बराबर कितना है, q²/2c है। ठीक है, आपसे पूछो स्फेरिकल कैपेसिटर में डेल यू का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कह दोगे, q² तो हमें समझ में आता है, 2 की जगह 2 लगा दोगे। अच्छा, c का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था ना, वहां पे कितना था, 4πε0r था। c बराबर क्या था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, 4πε0r था ना। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, q²/8πε0r। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला केवल और केवल स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ही वैलिड है, और किसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। केवल किसके लिए वैलिड है फॉर्मूला, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ही वैलिड है। क्यों, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस किसका लगा
दिया यहाँ पे, स्फेरिकल कैपेसिटर का लगा दिया। जैसे आपने पैरेलल प्लेट के लिए पूछ ले तो हम डेल यू का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, q²/2a∈0 बना सकते हैं ना, q²d/2a∈0। ये फॉर्मूला भी बन सकता है स्टोर्ड एनर्जी का, q²d/2a∈0 बन सकता है। इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो तो फिक्स है। वो क्या है, q²/2c। क्लियर हुआ, समझ में आया स्टोर्ड एनर्जी किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है वो पढ़ते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, मैंने आपसे कहा कि यदि मान लो प्लेट पर अलग अलग चार्ज हो, जैसे कि एक प्लेट बना ली और ये दूसरी प्लेट बना ली, सपोज इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इन पर जो एरिया है वो a है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम चार्ज तो अलग रखते हैं, लेकिन कैपेसिटर की अंदर वाली प्लेट पर चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आपस में एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। ठीक है, तो अंदर वाली प्लेट पे जो चार्ज आता है ना वो आता है q1 - q2/2 प्लस के बाद, मतलब प्लस वाला चार्ज है ना उसके लिए, और यहाँ पर कितना आता है माइनस के q1 - q2/2। आंतरिक प्लेट पे चार्ज तो इतना रहता है और बाह्य प्लेट पे चार्ज कितना रहता है q1 + q2/2, और यहाँ पर कितना रहता है q1 + q2/2। ठीक है, बात समझो दोबारा, आपसे कह दिया जाए कि दोनों प्लेटों पर हमने अलग चार्ज दिया है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे कैपेसिटर के लिए, तो उसका तरीका है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके आंतरिक प्लेट पे तो कितना चार्ज है और बाह्य प्लेट पर कितना चार्ज है, आप क्या करोगे q1 - q2, q1 - q2, तो 1 तो ये है और 2 ये है, तो q1 - q2 करो कितना आया -2/2, तो -1 माइक्रो कूलम का इधर आया, सॉरी -1 कूलम तो इधर आया, +1 कूलम इधर आया, और वैसे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 6, तो 3 इधर आया और 3 इधर आया। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब वापस सुनो, अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से 2 चार्ज दिए, इसको q1 कहा, इसको q2 कहा। ठीक है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो इस प्लेट 1 के आंतरिक वाले पोर्शन पर, अंदर वाले पोर्शन पर जो चार्ज होगा ना वो कितना होगा, q1 इसका चार्ज -q2 इसका चार्ज /2 इस प्लेट पर, और इस वाले भाग पर चार्ज तो उतना ही होगा लेकिन विपरीत आवेश का होगा, मतलब -q1 - q2/2, लेकिन इसके बाहरी पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो q1 + q2/2 होगा, और इसके बाहरी पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा q1 + q2/2। तो ये कॉमन फॉर्मूला है जो आपको लर्न कर लेना है। इसका प्रोसेस ये है, इसका प्रोसेस आपके सिलेबस में है ही नहीं, पहली बात तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, एक बार ही इसका क्वेश्चन पूछा है उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला आपका इसमें अप्लाई होगा। चाहो तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है, पर वो बहुत लेंथी प्रोसेस है जो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, q1 हो q2 हो, इधर कितना हो गया q1 - q2/2, इस पे कितना हो गया -q1 - q2/2, बाहर कितना हो गया q1 + q2/2, और इधर बाहर कितना हो गया q1 + q2/2। ठीक है, हाँ यदि मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें विद साइन जोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना। कैसे जोड़ना है, हमें विद साइन जोड़ना है ना, परिमाण नहीं देखना, हमें विद साइन जोड़ना है। विद साइन मतलब जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो इसके आंतरिक पोर्शन पे कितना हो जाएगा q1 - q2/2। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा q1 + q2/2। अब सॉल्व करो, इसका कितना आया, इसका आया -2 -1 आया, और इधर कितना आया 4 2 6 और 1 3 आया, है ना। तो कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इस वाले चार्ज को और इस वाले चार्ज को, तो आपकी प्लेट पर जितना चार्ज है ना
वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यदि आपको ऑटोमेटिकली वही चार्ज मिल रहा है तो आपने प्रोसेस सही की है, अन्यथा प्रोसेस गलत की है। जैसे कि यहाँ पर देखो -1 इधर आया, यहाँ कितना हुआ 3, भाई 4 2 6 3 हो गया ना, तो इसको जोड़ा तो कितना आ गया 3 -1 2 आ गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ 3 है तो यहाँ कितना हो गया -3 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 आ गया। प्लस का या माइनस का चेक करते हैं, तो ये प्लस का ही आएगा आपका, सॉरी माइनस का आएगा, तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया -3 और -1 -4 हो गए, तो -4 आ रहे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप कहीं पर भी किसी भी प्लेट पर क्या निकाल सकते हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे थोड़ी से कल करेंगे। अभी आपको ये प्रोसेस समझ में आई। क्या पढ़ा हमने बेसिकली, स्फेरिकल कैपेसिटर की कमी, 2 कमी है, कौन कौन सी, एक तो कैपेसिटी कम हो जाती है, दूसरा एनर्जी बाउंडेड फॉर्म में नहीं होती। दूर करने के लिए हमने क्या लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों ही काम बढ़ा दिया हमने, कैपेसिटी भी बढ़ा दी, बाउंडेड फॉर्म भी बढ़ा दी। इसके लिए हमने 2 प्लेट ली, एरिया ज्यादा रखा, डिस्टेंस कम रखी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक प्लेट को पॉजिटिव बनाया, दूसरे को नेगेटिव बनाया। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q/V लगाया, एक्चुअल में वो V नहीं है, वो डेल V है, V = E × D रखा, E का फॉर्मूला रखा σ/ε0, D की जगह D रखा, सिग्मा को Q/A लिखा, Q से Q काटा, C का फॉर्मूला क्या निकला A/ε0/D निकला। ठीक है, इस A/ε0D से हमें पता लगा कि D जितना ज्यादा कम होगा है ना, उतना ही कैपेसिटेंस आपका ज्यादा होगा। फिर हमने कैपेसिटेंस को एनर्जी स्टोर की फॉर्म में देखा, एक्चुअली में कैपेसिटर का वर्क यही तो एनर्जी को स्टोर करना, तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से वैल्यू निकाली, तो हमें वैल्यू क्या मिली, Q² मिली, हाफ CV² मिला, या फिर हाफ Q × V मिली। ये तो कॉमन फॉर्मूले निकले, बाकी हर एक कैपेसिटेंस के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे गोलीय संधारित्र के लिए फॉर्मूला कुछ और निकल के आया था, समांतर पथ संधारित्र के लिए फॉर्मूला में कुछ और निकाला था। ठीक है ना, और एक लास्ट टॉपिक ये पढ़ा कि जब 2 चार्ज डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लेट पर किस तरीके से करते हैं। तो आंतरिक प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 - Q2/2, उसके सामने वाले पे जस्ट अपोजिट साइन आ जाएगा, और बाहर वाली पे फिक्स होता है Q1 + Q2/2। ये आपका